10th क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे कंपटीशन के लिहाज से मैंने जो कुछ टॉपिक करवाए हैं उसमें 10th क्लास की बुक के कुछ टॉपिक थे यूँ के यूँ, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली जो एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की जो बुक चल रही है उसी को कवर करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे। तो जिन भी बच्चों के पास ये क्लासेस जाएँ तो अपने दोस्तों को जो है वो ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की जो क्लासें मैथमेटिक्स की वो यूट्यूब पर चल रही हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं, किसी प्रकार कोई चार्ज इस पर नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि अपने दोनों ही भाषा के जो मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे वो देखते हैं क्लासों को, तो कोशिश करेंगे इसको बाइलिंगुअल करने की। हिंदी ज़्यादा यूज करेंगे, इंग्लिश के अंदर जो कुछ चीज़ें वो भी साथ साथ मैं बताऊँगा। तो ये क्लासेस जो हैं ये दोनों ही जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लासें आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम जो मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रामबाण साबित होंगी। तो आज अपन इसी क्रम में आज ये जो क्लास उसको शुरू करते हैं। पहला अपना जो चैप्टर है 10th क्लास की बुक का वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब देखो इसमें क्या पढ़ना अपने को। देखो पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बातें करूंगा, उसके बाद पढ़ चलेंगे आगे। सबसे पहले देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ के आए कि प्राकृत संख्याएं, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा नया लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। जो छठी सातवीं क्लास तीसरी चौथी क्लास में जो पढ़ते थे ना अपन, वही चीज यहाँ बता रखी है। ठीक है, जो इस चैप्टर में पूरे में कोई 1-2% को छोड़े बाकी सारे उसी टाइप के हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा नाम चेंज कर रखा है, तरीका चेंज कर रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जिसको अपने एन से लिखते हैं। ठीक है, एन से उसको डिनोट करते हैं। ये क्या होती है? यानी एक से शुरू हो गई 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो सारे नंबर जो वो अपने नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो इसमें शामिल नहीं होता, माइनस वाली संख्या इसमें शामिल नहीं होती, 1/2 3/2 ये इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, तो जब भी नेचुरल नंबर का नाम आए तो अपने तुरंत समझ जाना है कि नेचुरल नंबर कौन से होंगे। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा है कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब मैं पूरा ना लिखे ऑल नंबर्स, इसको अपन W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या शामिल हो जाएगा? जीरो शामिल कर देंगे, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या फर्क हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर में जीरो और शामिल हो जाएगा। यानी नेचुरल नंबर में अगर जीरो शामिल कर देंगे तो उसको अपन होल नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो होल नंबर अगर बात हो तो होल नंबर कहाँ से? जीरो शुरू होंगे। ठीक है, फिर तो लगभग नंबर तो हम देखते हैं वो आए गए, लेकिन अब 10th क्लास से बच्चे तो हम 0 1 2 3 ये नहीं देखते, और भी बहुत कुछ देखते हैं। -1 भी देखते हैं, -2 भी देखते हैं। ठीक है, 1/2 भी देखते हैं। तो वो कहाँ आएंगे? देखो आगे, ये हो गया अपने नेचुरल नंबर होल नंबर। और फिर आप अपना पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर। ठीक है ना, इंटीजर नंबर इसको अपन लिखते हैं आई से, इंटीजर नंबर। ठीक है, ये क्या होंगे? ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, यानी माइनस वाली और प्लस वाले सारे नंबर जो होंगे इसमें आएंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से यूं लिखो ऑन सोन -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस प्रकार से आगे तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर जो इसमें आएंगे। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर भी कौन शामिल नहीं हुआ? 1/2 1/3, यानी जो फ्रैक्शन हम पढ़ते थे ना 1/2 3/2 ये इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है ना, अभी ये इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इंटीजर की जब बात होगी, हम बात करेंगे आप कि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ये बात करें। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो ये होगा कि जीरो से आगे वाले जो सारे नहीं हैं पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा? ये जो जीरो के लेफ्ट साइड में जो है ना ये सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे, और जीरो के जो राइट साइड में होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, यानी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक। तो अपने इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे तो हम बात नाम आएगा बीच में धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा, कभी ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेगा।
तो वो समझ जाना अपने को कि धनात्मक पूर्णांक ये है, ऋणात्मक पूर्णांक ये है। ठीक है, फिर ये सारे जो नंबर है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि पूर्णांक संख्या जो है उसने होल नंबर को भी ले लिया, नेचुरल नंबर को भी ले लिया। जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ा, देखो प्राकृत संख्या को किसने शामिल कर ले लिया, पूर्ण संख्या ले लिया, यानी प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दिया तो क्या आ गए अपने पास पूर्ण संख्या हो गई। फिर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाले इंटीजर और शामिल कर, माइनस वाली संख्या और शामिल कर दी तो ये क्या हो गए अपने पास, इनको क्या बोल देंगे, पूर्णांक संख्या बोल देंगे। अब देखो पूर्णांक संख्याओं के बाद में और अपने पास आता है परमेय संख्या, रेशनल नंबर, परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याओं क्या होता है कि परमेय संख्याएं रेशनल नंबर वो होती हैं जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, इन वे नंबर जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, साथ में कंडीशन होगी क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे नंबर जो है ये जो आपके नेचुरल ले लो, चाहे होल नंबर ले लो, चाहे इंटीजर ले लो, सारे के सारे आपके रेशनल नंबर है, परमेय संख्या ही है। कैसे है, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि मैंने -3 लिया तो -3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, तो -3/1 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से हालांकि रेशनल नंबर को अपन क्यू से लिखते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर को अपन क्यू से लिखते हैं, तो रेशनल नंबर क्या होंगे कि जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। अब देखो जैसे 0, तो 0 भी रेशनल नंबर है, 0/1 कर सकते हैं इसको, तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। 3 भी रेशनल नंबर है, 3/1 कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं, ये अनडिफाइंड है, ठीक है ना, ये परिभाषित नहीं है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, ठीक है। आगे 11th क्लास से आगे जब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में चीजें आ जाएंगी, तो अभी तक अपन ये देखना है कि वे नंबर, वे संख्याएं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, जिन संख्याओं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, वे सारी संख्या कहती हैं परमेय संख्या होती है, ठीक है। रेशनल नंबर कौन सी होंगी, यानी वे सारे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, यानी पी वाई क्यू फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर सकें। ध्यान रखें क्योंकि कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब परमेय संख्या, तो ये सारे परमेय संख्या हो गई, मतलब ये जितनी भी है ये सब परमेय संख्या है। 1/2 ये भी परमेय संख्या, देखो ये तो है ही, नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और आपका जो इंटीजर है ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा 1/2, 3/2, 1.5, देखो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, इसको आगे चेंज करेंगे, इसको 3/2 लिख सकते हैं इसको, यानी 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर में अब देखो ये जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो सेट है ना, नंबर का जो सेट है, यानी संख्याओं जो एक समुच्चय है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ केवल 1 से शुरू होकर आगे 1 से आगे संख्याएं थी, फिर यहाँ एक और बढ़ गया, 0 शामिल हो गया, फिर इससे आगे और बढ़ गए, ठीक है, फिर इससे और आगे चले, यानी रेशनल नंबर पहुंचे तो ये और बड़ा हो गया। यानी जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो अपने जो नंबर्स जो है ना उनका सेट जो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। फिर देखो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या कौन सी होती है, फिर अपरमेय संख्या ये भी आएगी, ये भी अपने बुक में चैप्टर में है, ठीक है। अपरमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये नहीं कि P/Q जिनको P बटे Q के रूप में लिख सके और Q बराबर 0 कर दे, भाई यहाँ Q बराबर 0 नहीं है तो परमेय संख्या होगी, Q बराबर 0 कर देता है परमेय संख्या, ऐसा नहीं है। Q बराबर 0 तो करना ही नहीं अपने को, Q बराबर 0 तो करना ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या अपरिभाषित होगा, वो अपरिमेय संख्या होती नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, यानी अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका, जैसे मान लो कि वर्गमूल 2 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है। 3 की घात 1/4 कर लो, ये अपरिमेय संख्या है। 5 की घात 1/7 कर लो, ये अपरिमेय संख्या है। 3 की घात 2/3 कर लो, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इनके मान निकालोगे ना तो वो मान जो है वो पॉइंटों के बाद में आगे नंबर जो है इस प्रकार से आते जाएंगे, कभी अंत आएगा नहीं। 1.10, 100, 1,000, इस प्रकार से ये जो है ना आगे जो अभी देखो यहाँ पर ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ध्यान रखें 1.10101010 ये जो है ये परमेय है। देखो क्योंकि परमेय संख्या वे होंगी जिनके अंदर अंक दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। 10, 2, 1 और 0 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी ना, वो तो अपनी होंगी परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और जिनमें जो पॉइंट है उस पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं ना वो लगातार चल ही रहे हैं, आगे आ ही रहे हैं, लेकिन उससे आपके पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना, बार बार रिपीट नहीं हो रहे वो, ठीक है ना, इसमें रिपीट हो रहे हैं, इसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद में पॉइंट के बाद में अगर जो आपके डिजिट्स हैं या नंबर जिनको कहे ये अगर रिपीट होना शुरू हो जाए तब तो वो रेशनल नंबर है, तब तो ये हो गया, ठीक है। और नंबर जो रिपीट नहीं हो, अब देखो यहाँ पे कहोगे 0 1 ही तो आ रहा है, रिपीट तो हो रहे हैं,
लेकिन ध्यान रखिए देखो यहाँ और इसमें यहाँ फर्क है, यहाँ 0 और 1, 1 और 0, फिर 1 और 0, लेकिन एक 0 और बढ़ जाना है, फिर 1 और 0 आ गया लेकिन 2 0 हो गए। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो 10 10 10, केवल मतलब 10 जो है ना वो रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, तो यहाँ पर एक जैसी संख्या तो वो रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पर एक जैसी संख्या रिपीट हो रही है। तो एक जैसी संख्या अगर रिपीट हो रही है ना तो वो तो होगा रेशनल नंबर, और एक जैसी संख्या अगर रिपीट नहीं हो रही तो वो होगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मोस्टली जो अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके बारे में अपनी कोई चर्चा नहीं करनी है इसमें 10th क्लास में, ऐसी संख्या उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन ऐसी संख्या आएंगी उनकी चर्चा करेंगे अपन। और एक जो √2, √3, √5 इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर इनके साथ में कोई भी आप एक कोई नेचुरल नंबर और ले लो, जैसे 2 + √2 कर लो, चाहे 3 + √5 कर लो, ये सब जो है ना ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सारे सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में क्या हुआ, यानी जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो। ठीक है ना, जैसे आपके पास ये आ गया कि वर्गमूल 4, अब ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है ना भाई, 4 का √2 होता है। ठीक है, तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या में कौन सी होंगी, ये होंगी, क्योंकि वर्गमूल 2 जगह अगर लिखते हैं तो √2 की वैल्यू लिखते हैं 1.4 इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, निकाल के देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है, अब ये आगे चलते रहेंगे, ये नहीं कि यहाँ बस शॉर्ट में लिखते हैं, इतना लिखते हैं। ठीक है, ये आगे चलता रहेगा। तो आशा करता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे अपने उसमें है, इसी चैप्टर में है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको जानकारी करवा देता हूं क्या है। तो परिमेय संख्या है जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें सारे सारे, जैसे ये तो है ही सारे, ठीक है ना, ये तो सारे मतलब आपके इंटीजर तो है ही सारे रेशनल नंबर। इसके अलावा 1/2 है, 3/5 है, -3/7 है, ठीक है, 0 है, क्योंकि 0 बार 1 कर सकते हैं इसको, और फिर 1.5 है, फिर 1.512, और फिर इसका रिपीट बार लगा दो, मतलब रिपीट हो रहे हैं। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इन सबको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है ही, ये है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये इस प्रकार ये जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके अलावा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कौन से होंगे, इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन से, जैसे √2, यानी वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकले पूरा पूरा, √7, √5, ठीक है, √3 कर लो, और √4 जो है ना वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो आए लेकिन वो रिपीट नहीं हो, जैसे 1.10 किया था, फिर 100 कर दिया, फिर 100 कर दिया, इस प्रकार से जो है ना ये इस प्रकार से आगे चल रहा है। तो ये जो है इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, अपनी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक तो कई बार छोटा प्रश्न बन सकता है, पाई को हम 22/7 लिखते हैं, तो कभी ये मत सोच लेना कि पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पाई भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान रखना पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है ना वो इरेशनल नंबर है, याद रखना इसको। छोटे प्रश्न आते हैं आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ठीक है ना, उसमें डाल सकता है प्रश्न में कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो पाई लिख देगा साथ में, और पाई का मान जो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि पाई का मान जो 22/7 होता है, तो 22/7 है, इसका मतलब पाई जो है वो क्या रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और याद कर लेना, ई, ठीक है ना, ई का मान होता है 3.14 कुछ इस प्रकार से होता है इसका। ठीक है, ई का मान जो 3.14 कुछ इस प्रकार से होता है, वो अपन जब आगे हायर क्लासों में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ठीक है, तो ई है वो भी अपरिमेय संख्या है, पाई है वो भी अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखिए। ये तो अपने उसमें शायद आपकी किताब में प्रश्न मिल सकता है, और ये भी ध्यान रख लेना, एक्स्ट्रा विद्यार्थी याद रख लेना ई। ठीक है, तो लगभग इसको 3.14 कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय भी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो ये जितनी भी संख्या है सभी को मिला करके, सभी को, ये जितनी भी मैंने लिखी है इन सभी को मिला करके ये क्या है, यही अपनी क्या है, रेशनल नंबर है, जिसको हम आज से लिखेंगे वास्तविक संख्या है। यानी सारी वास्तविक संख्या है, ये जो भी कुछ हमने लिखा बोर्ड पर सारी वास्तविक संख्या है।
चाहे प्लस वाले लिखो, चाहे माइनस वाले लिखो, चाहे जीरो लिखो, चाहे बटे वाली संख्या लिखो, चाहे दशमलव वाली यानी पॉइंट वाली लिखो, ठीक है ना। ये सब जो है वर्गमूल वाली संख्या लिखो, चाहे ये पॉइंट के बाद जो नंबर आपके जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रही है या नॉन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे सारे नंबर जो है क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर ये रियल नंबर है तो सभी को रियल नंबर कह दिया, तो फिर इसके अलावा कहीं कोई और नंबर तो नहीं बच गया भाई। इन सभी को हमने रियल नंबर कह दिया, ये सारे रियल नंबर है, ठीक है। तो सारे रियल नंबर है तो फिर इनको सभी को मिलाकर के हमने रियल नंबर कह दिया, तो फिर रियल नंबर तो सारे हो गए। तो फिर ये बात तो पहले भी कह सकती थी, सारी संख्या जो भी कुछ लिखो वो सब रियल नंबर है भाई। ये पढ़ने के बाद में हमने कहा कि ये रियल नंबर है, और हम सीधा पहले शुरू में कह देते कि हम जो भी कोई संख्या लिखेंगे वो सब वास्तविक संख्या है। हम कुछ भी लिखें वो सब क्या है, रियल नंबर है। जैसे हमने ये कहा कि भाई अपनी तरफ से कुछ भी लिखो वो सारे रियल नंबर है। मैंने कहा कि अपनी तरफ से कुछ भी लिखो सारे रियल नंबर है। आपने कहा कि चलो मैंने 5 लिख दिया, हाँ बिल्कुल रियल नंबर है। आपने कहा कि मैंने 7/10 लिख दिया, ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा -5/3 लिख दिया, ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा 1/100 लिख दिया, ये भी रियल नंबर है। मैंने कहा कि 1/0 लिख दिया, नहीं, ये तो परिभाषित नहीं है। 1/0 ये तो परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। इसको तो छोड़ना है तो संभव ही नहीं, इसकी जगह ही नहीं है गणित में, ठीक है। हालांकि हम 1/0 को इनफाइनाइट लिखेंगे आगे, ठीक है, लेकिन ये अपरिभाषित है, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए इसको तो बचना है, ये तो अपने को लिखना ही नहीं है कि 1/0 भी क्या कोई अस्तित्व हो सकता है इसका, होगा ही नहीं ठीक है। तो फिर इसके अलावा क्या बच गया, तो अब ये सारी संख्या मैंने बोर्ड पर लिखी है, सारी इसके अलावा तो वो संख्या काम में लेते ही नहीं हम, इसके अलावा काम में तो लेते नहीं है, बिल्कुल बात सही है। हम 10th क्लास में नहीं काम में लेते। लेकिन देखो यहां पर मैंने लिखा है वर्गमूल 2, मैंने लिखा वर्गमूल 4, मैंने लिखा वर्गमूल 1 आ गया। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि वर्गमूल -1 तो क्या आएगा, तो भी 1 थोड़ी आएगा, तो भी 1 आएगा क्या, उस समय 1 नहीं आएगा। वर्गमूल -1 जो होता है इसको अपन आइटा से लिखते हैं, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। इसका मतलब कि रियल नंबर जो है इनके अलावा इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, हालांकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी केवल कल्पना की जाती है। काल्पनिक नाम ही काल्पनिक है तो कल्पना की जाएगी उनकी, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस वाली संख्या वो सारी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो वर्गमूल यानी √-1, इसको हम आइटा से लिखेंगे, 11th क्लास में देखेंगे। √-2, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कि √2 आइटा। तो -1 जो होगा ना उसको हम आइटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारा इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो कुछ मैंने इस में जो बंद किया ना, ठीक है ना, वही सारा हम पढ़ने वाले हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ये चीजें जो है ना। इसके अलावा ये आप मैंने बस केवल आपको नॉलेज के लिए बताया है कि इसके अलावा संख्या कौन सी बच गई। इसके अलावा संख्या वो बच गई जो वर्गमूल में माइनस वाली संख्या भी आ सकती है। देखो यहाँ वर्गमूल में सभी प्लस वाली संख्या लिखी है, वर्गमूल में 0 आ सकता है, वर्गमूल 0 का मान तो 0 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्गमूल माइनस वाली संख्या आएंगी ना तो वो काल्पनिक होती है, ठीक है ना। वर्गमूल माइनस वाली संख्या आएगी तो वो काल्पनिक होंगी, ठीक है। ये था अपना संख्याओं का इंट्रोडक्शन। तो ये सब कुछ जो वास्तविक संख्या में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने में ये जो एक तो ये बात आएगी, कोई भी नंबर होगा और उसको चेक करना होगा कि वो आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। फिर आपके पास जो ये रेशनल नंबर हो गया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना, यानी ये जो आपके पास परमेय संख्या इनको दशमलव संख्या बदलेंगे, ठीक है ना, यानी दशमलव प्रसार लिखेंगे, इनका जो प्रसार लिखेंगे दशमलव प्रसार लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो परमेय संख्या इनको दशमलव प्रसार लिखेंगे। हालांकि परमेय संख्या को परमेय संख्या जो होती है ना उनको भी हम दशमलव संख्या होती है उनको भी हम परमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि उनको पीबीटी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहना ज्यादा उचित होगा कि परमेय संख्या जो है उनका विस्तार, ठीक है, दशमलव प्रसार कि ये जो परमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार वाली परमेय संख्या तो उसको पीबीटी के रूप में लिखना, ये भी आएगा अपने पास, दशमलव प्रसार करना भी आएगा और फिर उसको पीबीटी के रूप में भी लिखना भी आएगा, दोनों ही आएंगे। अब अपनी एक्सरसाइज जो 1.1 जो शुरू होती है ना उसमें एक नाम है और वो कुछ नहीं है, हालांकि यहाँ 10th क्लास में उसका नाम दे दिया इसलिए थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है कि ये क्या पता नहीं क्या है, ठीक है। और बच्चे जो इसमें थ्योरेटिकल प्रश्न बनता है इसलिए उसमें थोड़ा सा परेशान भी होते हैं कि 10th क्लास के बच्चे जो है वो उसमें थोड़ी परेशानी भी महसूस करते हैं क्या है। देखो हम 4th क्लास में, 3rd क्लास में, 6th क्लास में जब पढ़ते थे, अब अगर याद करो कि छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे उस समय और हमें भाग सिखाए गए थे, डिवाइड सिखाए गए थे, तो आपके गुरुजी ने ये भी कहा होगा कि आप अपना डिवाइड जो है ना उसको चेक कर सकते हो कि वो आपका सही है गलत है,
यानी आप सौ तक डिवाइड करो, आपको नंबर डिवाइड करना लिख के दे दिया, क्वेश्चन लिख दिया, और फिर आपको ये कह दिया कि आप चेक भी कर लो इसको कि सही है गलत है। तो मेरे सारे सभी ने देखा होगा ये कि डिवाइड भी किया होगा और फिर उसको चेक भी किया होगा। तो कैसे चेक किया था, अब वो बात ध्यान में नहीं, क्योंकि हम फोर्थ क्लास में करके आए थे, फिफ्थ क्लास में करके आए थे, भूल गए, अब याद नहीं है। तो देखो हमने क्या किया था, जैसे मैं एक छोटा सा भाग लिखता हूँ पहले, जैसे मैंने लिखा, बस छोटा सा लिखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, समझाने के लिए बस खाली। मैंने इसको डिवाइड किया, 8 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 8 से 48 और बचेंगे कितने, 3, 8 चौक 32, ठीक है, और शेष बच गए 4, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, भाज्य कहा था, डिवाइडेंड, ठीक है। इसको हमने भाजक कहा था, यानी जिसका भाग दिया जाएगा उसको भाजक, डिवीजर, जिस जो भागफल आएगा, भागफल, क्वोशेंट, क्वोशेंट, ठीक है, भागफल क्वोशेंट, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, यानी शेष बच गया उस शेषफल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज हम पढ़ के आए खूब अच्छे से। भाग हमने किया, अब क्या कहता वहां गुरुजी ने हमें ये बताया था कि आप ये जो दोनों है ना संख्या, इनको तो करो गुणा, गुणा करने के बाद में जो ये तीसरी संख्या नीचे वाली संख्या, ये कर दो इसमें जोड़, यानी ये तो दोनों कर दो गुणा और फिर ये जोड़ दो। अगर ये करने के बाद में, इतना करने के बाद में अपने पास क्या आ जाए, वापस ये संख्या आ जाए, यानी वापस ये आ जाए, तो हमारा भाग सही है। क्या बताया मैंने कि इन दोनों को तो करो गुणा, यानी 8 को गुणा करो किससे, 64 से, और फिर इसमें क्या जोड़ना आपको, ये जो संख्या है ये शेष जो बचा है उसको जोड़ना है। करो इनको गुणा, देखो कितना होता है, 8 चौक 32 और 8 छीके 48 और 3 51 और प्लस 4, देखो देख कितना आता है, 516 आ गया, आ रहा नहीं। इसका मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो अपना भाग सही है। ये हमने सीखा था, थोड़ा सा याद करो। देखो क्या क्या था, पहले भाग किया, भाग करने के बाद हमने क्या कैसे चेक किया था कि भाग अपना सही गलत है, कि भाई इन दोनों को गुणा किया था और इसमें नीचे वाला ये जो शेष बता है ना इसको जोड़ा था। अगर जोड़ने के बाद भी आता है तो हम कह रहे थे कि अपना भाग वो सही है, ठीक है। अब देखो वहां पर इसका नाम इस प्रकार से आया था, इसको ये लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि यहां पर जो भाज्य है उसको तो हम पी से लिख देंगे, भाजक जो है चलो जी से लिख देते हैं इसको, जी, इसको पी से लिख देते हैं, और ये भागफल क्यू और प्लस शेषफल आर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये लिख देते हैं कि जी बराबर, या भाज्य को लिख देते हैं पी और भाजक जी कर देते हैं, जी ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। तो P बराबर, क्योंकि मैं आगे सेकंड एक्सरसाइज में फिर से आएगा ये, तो वहां पर मैं इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। P मतलब ये हो गया, ये तो हो गया P जिसमें भाग दिया जाएगा वो भाज्य, उसको P से लिख रहे हैं, ये इसको G से लिख रहे हैं, जिसका भाग दिया उसको G से, और इसको Q से लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं R से रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो ये याद नहीं रखना अपने को, याद नहीं रखना है, ठीक है। ये जो इतना जो लिखा है ना, ये जो लिखा है इसमें क्या किया कि P बराबर जी इंटू क्यू प्लस आर, इसके अंदर अगर देखो अपनी किताब के अंदर जो है इसमें एक ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, बुक के अंदर जो है ना उसमें ऐसा भी लिखा मिलेगा कि ये आपको संख्या ए है, इसको डिवाइड करेंगे बी से, और यहाँ जो भाग है वो क्यू बार जा रहा है, शेष बच रहा है यहाँ आर, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर ये लिखा मिलेगा बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिखा मिलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में है किताब में, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वहां आएगा, तो एक बार आपको इस रूप में याद रख लो। जहां अब एक चीज तो ये है, जहां आर जो है ना, आर का मान या तो बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा, बी के बराबर होगा या बी से छोटा होगा। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले एक भाग किया था कि 516 में भाग दिया था हमने 8 का, ठीक है। तो क्या किया था, 8 7 8 से 48 6, और फिर बचे थे 3 8 32 और बच गए थे 4। यहाँ जो शेष बच रहा था ना, ये शेष अपने अच्छे से जानते हैं कि ये शेष 0 पे होता है, माइनस से तो कभी बचेगा नहीं।
8 से ज्यादा भी नहीं होगा, यानी जितना जिसका भाग देंगे ना उससे ज्यादा है उसके बराबर नहीं होगा, हमेशा इससे कम होगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इसके बराबर हो जाएगा तो भाग एक बार ज्यादा चला जाएगा ना। ठीक है, तो ये शेषफल जो है ना ये हमेशा क्या होगा, 8 से कम होगा। तो यहाँ पर एक किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आर का जो मान है वो क्या होगा, लेस देन, हमेशा जो है ना वो क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है ना, आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। साथ में कह रहा है कि जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल भी हो सकता है, यानी आर का मान जो है ना वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा, बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी के बराबर क्या, बी अगर बी कौन है, 8 है, 8 का भाग दे रहे हैं, तो 8 कौन है, ये यहाँ शेष जो है वो 8 नहीं हो सकता, 8 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। हाँ, जीरो हो सकता है, तो ये लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब समझ लेना है आपको कि ये आर का मतलब है शेष, जो शेष बच रहा है वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, जिसका भाग दीजा है, यानी जो आपका भाजक है ना, भाजक है उससे छोटा होगा हमेशा, शेष जो है वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और ये जो है ना इसको नाम दिया गया है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, ये अपना यूक्लिड जो है ना कोई एक मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, उसने इसके बारे में थोड़ा के बारे में बताया था और उसको इस तरीके से सेट किया, तो इसलिए इसको बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी यूक्लिड की जो यूक्लिड है उसकी लेमा कह देते हैं इसको, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, इतना कुछ नहीं है, केवल भाग के ऊपर क्रिया की है, वो भाग जो है उसी को सेट करके इस तरीके से लिखा है इसने। ठीक है, अब पहला काम जो है ना इसका वो तो ये है कि इसका कहाँ यूज करेंगे, पहला यूज तो है इसकी सहायता से अपन एचसीएफ निकालेंगे। पहला काम तो है इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो बुक का अपना वो यही है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए और एचसीएफ ज्ञात करो, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन यही है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको क्या करना है कि यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करना है और उसकी सहायता से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्सरसाइज शुरू होती है यहां से 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए और एचसीएफ निकालो। इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रश्न दे रखे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन पहला दे रखा है आपका 135 और 225 इनका निकालना है। दूसरा दे रखा अपने को 196 और 38,220 इसका निकालना है। और तीसरा दे रखा अपने को 867,255, 867,255 इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एक बार पहले अपन पहले वाले कर लेते हैं। देखो पहला कर रहा हूं मैं 135 और 225। बड़ी कौन है, ये ना कि 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 जो है ना वो क्या है, 135 से बड़ा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देंगे, भाग दे लो इस साइड 225 और इसमें भाग दे लो 135 का, तो एक बार जाएगा, क्योंकि दो बार तो 70 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, शेष क्या बचेगा 90 शेष बचेगा। ठीक है, अब देखो इस पर क्या करेंगे, ये भाग कर लिया ना, अब लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे कि भाज्य बराबर भाजक 135 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल कितना 90 लिख दिया। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट हो गया अपनी, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में आएगा अपना, चलो ऐसे लिख दो, स्टेप सेकंड में क्या होगा। अब ये काम जो है आपको जब तक करना है जब तक यहां शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब अगला जो काम होगा ना वो इन पर होगा, इन दोनों पर, तो कौन होगा, इन 135 और 90। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, 135 जो अब बड़ा किससे, 90 से बड़ा है। ठीक है, अब 135 में 90 भाग दो, 135 में 90 का भाग देंगे तो 90 एकम
90 एक बार जाएगा, शेष बचेंगे 45। ठीक है, दोबारा विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं इसको कि 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 1 प्लस 45। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, देखो शेष अभी जीरो नहीं है ना, तो क्या हो गया, 90 इज ग्रेटर देन 35 45, 90 जो है 45 से बड़ा है। अब 90 के अंदर और 45 का भाग दो, तो 45 दूनी 90, शेष मिल गया जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी विभाजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे इसको, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर यानी 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। शेषफल जीरो आ गया, इसका मतलब कि लास्ट जो अपना भाज्य का वो क्या है, अंतिम भाज्य क्या है, अंतिम बार हमने किसका भाग दिया है, अंतिम बार जिसका भाग दिया वही अपना एचसीएफ होगा। तो यहाँ अंतिम भाज्य कौन हुआ, यानी अंतिम भाजक अपना, अंतिम भाजक यानी लास्ट जो डिवीजर वो क्या है, तो अंतिम भाजक कितना है 45 ना, इसलिए एचसीएफ जो वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ वो कितना होगा इन दोनों का, वो 45 होगा। ठीक है, यानी क्या करना आपको, सबसे पहले जो दो नंबर दे रखे हैं दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा वो लिखो। स्टेप फर्स्ट में क्या देखेंगे कि इनमें से बड़ा वो लिखूं, यही ग्रेटर देन का चिन्ह का मतलब समझ में आ गया होगा, बड़ा, क्योंकि बड़े में छोटा का भाग दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लेके चले हम कि भाई 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड करना था सभी को। फिर उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया। डिवीजन एल्गोरिथम क्या करती है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर उसके बाद में क्या क्या नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर है इसी का काम चलता रहेगा आगे तक, और ये काम जब तक चलता रहेगा जब तक जो रिमाइंडर वो जीरो नहीं आ जाए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने कि जो ये आपका ये जो आपका डिवीजर जो था, डिवीजर और रिमाइंडर इन दोनों में फिर से हमने देखा कि सीधी सी बात है कि आपका रिमाइंडर तो बड़ा हो नहीं सकता, हमेशा डिवीजर ही बड़ा होगा, तो डिवीजर बड़ा है रिमाइंडर से। ठीक है, फिर डिवीजर को फिर रिमाइंडर से डिवाइड किया और फिर यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम यूज करी। ठीक है, उसको हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा जो लास्ट में ये डिवीजन था ये क्वेश्चन था, इनके ऊपर दोनों में, इन दोनों में फिर कौन बड़ा है ये दिखाया, और फिर दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम यूज करी और हमने देखा कि आपका ये जो 90 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, यानी जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब जो लास्ट आपका डिवीजर है, लास्ट डिवीजर कौन है 45, तो यही अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यानी अंतिम भाजक जो वही अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालना है। तो ये पर्सन तो ठीक ठाक आप पूछ लेते हैं एग्जाम में, कोई ऐसे, हालांकि देखो बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा गया है कि एचसीएफ निकालो, वहां पर ये नहीं कह रहा आपने से कि आप डिविजनल एल्गोरिथम का यूज करके निकालो, ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, एक बार शायद एक बार तो आया है, एक बार आया है, कौन सी एग्जाम थी उसमें, एक बार आया था कौन सा में ध्यान नहीं मुझे, एक बार तो पूछा गया था, नाम दिया था उसमें। ठीक है, तो बाकी तो जो आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करो, बस इतना ही। नेक्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या है, पहले चलो सेकंड ये लिखते हैं, अपने पास नंबर कौन कौन से ये। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196। ये बड़ा है या छोटा है, बड़े वाले को डिवाइड करेंगे छोटे वाले से, चलो 38,220 जो है इसको डिवाइड कर दो, यानी 38,220 डिवाइड बाई 196। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये एक बार ही डिवाइड हुआ, दो बार करते ज्यादा चला जाएगा इससे, तो 1 माइनस करो, देखो क्या बचेगा 6 और 8 186 बचेगा। अगला जो नंबर है वो उतारो। ठीक है, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बार चला जाएगी, तो 54 5 9 9 81 5 86 और 9 8 17 घटा लो। ठीक है, और ये 9 और आएगा कुछ, और नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, नहीं बचेगा। फिर अगला
डिजिट उतार दिया, कितनी बार दिया 9 बार ना। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 196 1 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, यानी 196 को 5 से गुणा करोगे ना तो 980 आएगा, देख लेना आप लोग, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो या तो पहले काम में जीरो शेषफल 0 आ गया, तो क्या हुआ, यानी भाग हमने कंप्लीट कर लिया, डिवाइड अपना कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो विभाजन आपके यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम लिखो लिख दो। विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक, यानी ये भाजक हो गया गुणा भागफल और प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पर क्योंकि शेषफल 0 आ गया ना, तो शेषफल 0 आ गया, वही अपना काम खत्म हो जाएगा, वही अपने को ऐसे मिल जाएगा। तो यह अंतिम भाजक कौन था, 196 था ना, तो लास्ट जो डिवीजन है अपने पास वो 196 है, तो अपना जो ऐसे वो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो थर्ड पार्ट जो उसमें क्या है, 867 और 255। स्टेप फर्स्ट देखो क्या होगी, कौन बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से, है ना, तो 867 में भाग दो 255 का, कितनी बार चला जाएगा, 5 से 15 और 1 16 और 3 दूनी 4 1 7, 3 बार चला गया, घटाओगे तो ये आ गया 92। ठीक है, अब शेषफल 0 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखोगे, विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या लिख सकते हैं कि आपका जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में होगा ये जो आपका ये भाजक और ये जो शेषफल इनके ऊपर काम चलेगा आगे। तो 255 जो है वो बड़ा है किससे, 92 से, तो अगली स्टेप में 255 में 92 भाग दो, 255 जो उसमें 92 भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार ही चला जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 2 दूनी 4 9 दूनी 18, घटाओगे तो कितने बचेंगे, 71 बचेंगे। ठीक है, तो पुनः विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख दोगे इसको, 255 बराबर 92 इंटू 2 प्लस 71। ठीक है, इतना होने के बाद में अभी भी अपना शेषफल 0 नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इनके ऊपर दोनों पर दोबारा। तो स्टेप थर्ड में क्या हुआ, स्टेप थर्ड जो उसमें क्या है कि 92 बड़ा है 71 से, तो 92 इज ग्रेटर देन 71, तो क्या होगा 92 को डिवाइड करो 71 से, ये छोटा सा डिवाइड है, एक बार जाएगा, बचेगा 1 और 2 बचेंगे, क्या कितना आ जाएगा ये, मतलब विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख दो इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लिखोगे। अब स्टेप थर्ड में आ जाओ, स्टेप फोर्थ में आ जाओ, क्योंकि ये काम जब तक करना जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, ये ना 71 इज ग्रेटर देन 21, 71 को 21 से डिवाइड करो, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 63 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 8 और ये बचेगा 80। तो फिर से विभाजन एल्गोरिथम यूज करोगे, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं आप, ठीक है, आप लिख लेना उसमें। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, फिर चलो आगे, इन दोनों में काम करो, इन दोनों में क्या हुआ, देखो कहीं डिवाइड मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं, अगर मिस्टेक हो जाएगी तो फिर ये चलता रहेगा। ठीक है, देखो देखे 255 का भाग देंगे तो 3 बार गुणा किया तो 5 या 15 और 5 या 15 16, 3 दूनी 4 1 7, ठीक है, 92 बच्चे का ये तो सही है। ये गलत हो गया, यही गलत हो गया, ये भाग ये माइनस वन ये गलत हो गया, ये 0 और सॉरी ये 2 बचेगा, ये 0 और 102 बचेगा, ये बस यही गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो
ये गड़बड़ हो गई अपनी, अब ये पूरा पूरा एक मामला गड़बड़ हो गया। ये आएगा यहाँ 3 बार और 102 आएगा ये, ठीक है। फिर अगली स्टेप में 255 जो बड़ा है 102 से, अब 255 में 102 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 204, ठीक है। 204 शेष बचेगा 1 और 5 51 बचेगा, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि 255 बराबर 102 गुणा 2 और प्लस का 51, ठीक है। और फिर 51 का और 102 का, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड जो है उसमें क्या हो जाएगा, 102 बड़ा है 51 से, ठीक है। और फिर 102 में भाग दोगे 51 का, तो 51 दूनी 102 ही होते हैं, 2 बार चला जाएगा, शेष आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसको विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख देंगे, विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष पर, ये तो लिखेंगे। अब क्या हुआ कि अंतिम भाजक कौन सा हुआ भाई, अंतिम बार भाग किसका दिया हमने 51 का दिया है, तो अंतिम भाजक कौन है 51 है, तो अंतिम भाजक 51 है, इसलिए एस से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई कि यानी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके और आपको एचसीएफ कैसे निकालना वो समझ गए होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन अपने कर लिए, बुक में जो शॉर्ट एग्जाम्पल है वो आप खुद देख लेना, ठीक है। तो आज